हैं। यह सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और जहां एक तरफ शोर इस प्रकार का सुनाई दे रहा है कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सवर यह भी सुनाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी केजरीवाल के किले को ढहा देगी। सच्चाई कितनी है, क्या होने वाला है और अब का जो आज के जो ताजा हालात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या लग रहा है जो ताजा हालात हैं दिल्ली के जी, केजरीवाल जी रिपीट करेंगे जी या इस बार केजरीवाल की सत्ता को सरकाने का काम करेगी बीजेपी? देखो, फिलहाल दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक बनता जा रहा है लगातार जी, और अभी तो इसमें और ज्यादा रोचकपन आएगा जी, दिल्ली के चुनाव में। तीन जो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, हाँ, उनमें आम आदमी पार्टी ने भले ही आतिशी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जी, उसके बावजूद पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, एक ही चेहरा है। मुख्यमंत्री भले ही आतिशी हों, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में मुख्य जब शिवसेना का राज हो या वो विपक्ष में हो, मुख्यमंत्री कोई हो या विपक्ष का नेता कोई हो, लेकिन चेहरा बाल ठाकरे रहा जी। उसी तरह से दिल्ली में भले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया अंतिम समय में जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी अपना कोई चेहरा आगे नहीं कर पाई है जी। और बीजेपी में मेरा ये मानना है कि जितने नेता हैं जी, कोई ऐसा उभर करके सामने नहीं आ रहा कोई नेता कि ये आदमी चेहरा हो सकता है जी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं केवल और केवल मोदी जी के नाम पर ही उन्हीं के फेस को आगे करके चुनाव लड़ रही है और कहीं की लाचारी भी नजर आ रही बीजेपी। बिल्कुल, वो उसका कारण ये है कि बीजेपी के जो बड़े तुर्रम खान थे जी दिल्ली के, चाहे मदन लाल खुराना जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे उसके बाद विजय कुमार मल्होत्रा जी हों जी, डॉक्टर हर्षवर्धन हों, ये तमाम नेताओं में से कुछ एक जो है स्वर्ग सिधार गए, कई राजनीति में निष्क्रिय हो गए। तो अभी जो दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं जी, उनमें से कोई भी पहली पंक्ति में नहीं आ पाया है जी जी, सही कहा। और तीसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में भी श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बाद कोई बड़ा चेहरा वहां नहीं दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वहां माकन परिवार भी बड़ा ताकतवर है जी, लेकिन उसके बावजूद कोई चेहरा उभर करके नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी तो केवल और केवल जो अरविंद, वो भी आतिशी का जिक्र नहीं कर रहे जी, वो भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पूरा जो दिल्ली का चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो है हो चुका है। और इस चुनाव में सबसे हॉट सीट अगर दिल्ली की हम बात करें तो नई दिल्ली की बन चुकी है। बिल्कुल, जहां जो तीन प्रत्याशी हैं जी, तीनों के बायोडाटा की अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं एक्स चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तीनों की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, बिल्कुल, वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, जिनकी माता जी को अरविंद केजरीवाल ने इसी नई दिल्ली की सीट पर हराया था, शीला दीक्षित को। और प्रवेश वर्मा जी, जो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं जी, सांसद भी रहे हैं और इस बार उनकी टिकट भी काट दी थी पार्टी ने जी, और उनको इस बार जो है केजरीवाल की टक्कर में चुनावी मैदान में उतार दिया जी। सबसे हॉट सीट तो है वो जी। दूसरी बात, इस चुनाव में अभी तक चूंकि सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जी और नॉमिनेशन भी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो उसमें एक चीज तो ये उभर के आ रही है कि सारी पार्टियां अपनी जो मूल कैडर है उसको छोड़ करके अगर दूसरी पार्टियों का कोई भी मजबूत चेहरा मिलता है तो उसको टिकट देने को प्रेफरेंस दे रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने भी दी है, बीजेपी ने भी दी है, कांग्रेस ने भी दी है। अब वहां का जो चुनाव है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है जी। अभी तक दिल्ली में केवल जो दिल्ली के लोकल लीडर्स हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं
जी और उन लोकल लीडर्स की अगर बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जी तीनों में सबसे भारी आज भी अरविंद केजरीवाल हैं। जी क्यों हैं? क्योंकि औरों के पास तो कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं जो एक चीफ मिनिस्टर हो। बिल्कुल सही और कहा। आम आदमी के पास केजरीवाल भी है और आतिशी अभी सिटिंग सीएम है। तो कहीं ना कहीं अब तक जो सीन है उसमें केजरीवाल एक फेस के रूप में उभर रहे हैं जी। लेकिन जब आखिर के 10 दिन बचेंगे चुनाव के, 10-12 दिन जी। तो जब मोदी जी धड़ाधड़ रैलियां करेंगे, अमित शाह धड़ाधड़ रैलियां करेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रैलियां रोड शो करेंगे, उसके बाद असली सीन जो क्या बनेगा, क्या चुनाव परिणाम आएगा जी। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें कि आज क्या सीन है जी, आज की डेट में इतना है कि केजरीवाल जो 67 और 63 थी उससे तो नीचे आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहली बार जब से आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली में, या तो जो पहला चुनाव था ना जब ये 47 दिन सीएम रहे थे जी, तब वो चुनाव था जिसमें काफी क्लोज कंटेस्ट था जी, या फिर इस बार देखने को मिल रहा है जी। और उसका एक कारण ये भी है कि पहले कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, बिल्कुल अब कांग्रेस कहीं ना कहीं उभरी है। और बाकी राज्यों में, दिल्ली में एक बड़ा गंभीर मैं बात बताऊं, दिल्ली में अंतर क्या है, बाकी राज्यों में तो क्या होता है कि जहां तिकोना मुकाबला जिन सीटों पर हो जाता है जी, वहां अक्सर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जीत जाती है। बिल्कुल हरियाणा में भी हमने देखा, बिल्कुल जहां तिकोना मुकाबला हुआ वहां लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती जी। लेकिन दिल्ली में क्या है कि जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है वही वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी है जी। कांग्रेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना वहां बीजेपी को फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सिस्टम है। और प्रद्युमन भाई, अगर हम बीजेपी की राजनीति देखें, बीच में थोड़ा मैं एक चीज जोड़ देता हूं जी, अगर हम बीजेपी की राजनीति देखें जी, चाहे वो हरियाणा हो जी, चाहे वो यूपी हो जी, और चाहे वो राजस्थान हो जी, जहां पर तिकोना मुकाबला हो जाता है जी, वहां पर बीजेपी पार्टी की जीतने की गुंजाइश बढ़ जाती है और पार्टियों के मुकाबले में, अगर हम सारे आंकड़े उठाकर देखें तो। देखो यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है जी, और इंडिया अलायंस का कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टनर है बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस ने लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा बिल्कुल। हरियाणा में भी प्रयास किए विधानसभा चुनाव में इकट्ठा लड़ने का, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। अब जो है जब से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो तो नेचुरल बात है, सत्ता में है बिल्कुल, बिल्कुल। और कांग्रेस ने जब से अपने मजबूत कैंडिडेट, और विशेषकर नई दिल्ली की सीट पर, असली रोड़ा नई दिल्ली की सीट का है बिल्कुल जी, जब से नई दिल्ली की सीट पर संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है उसके बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल और का भी जो है ये लग रहा है कि कहीं ऊंट दूसरी करवट ना बैठ जाए जी। इसलिए अब इंडिया अलायंस के जो अन्य पार्टनर हैं जी, चाहे वो अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, बहुत से लोग इस प्रयास में हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज करे, चुनाव को थोड़ा लूज छोड़ दे और उस लूज छोड़ दे तो उसमें बातड़ी बढ़ जाए। इसी लूज पर मेरे एक किस्सा याद आ गया जी। पिछला जो लोकसभा चुनाव था ना, हाँ, तब हरियाणा का एक बहुत बड़ा नेता था जी, और उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, और उसकी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा वो कभी उन्हीं से टिकट मांगता था, उन्हीं की पार्टी में था। तो उसके बाद ये चर्चा चली कि उनको ये कहा गया किसी के मार्फत, किसी ने कहा कि आप थोड़ा चुनाव लूज छोड़ दो ताकि हमारा कैंडिडेट जीत जाए, क्योंकि राजनीति में समझौते होते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और उसने लूज भी छोड़ दिया, उसके बावजूद वो गणित जीत गया जी जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार लूज छोड़ना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो अब केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस जितना अप होगी उतना केजरीवाल को नुकसान होगा। और हालांकि हम किसी जाति पाति धर्म में ज्यादा वो नहीं, हमारा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए सिस्टम, लेकिन ज्यादातर लोगों की एक सोच है कि जो मुस्लिम वोटर है जी, वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के साथ है बिल्कुल, और वो मुस्लिम वोटर किसी समय कांग्रेस के साथ था बिल्कुल, तो कहीं कांग्रेस उसमें सेंधमारी ना कर दे, वो बीजेपी को तो इतना पड़ना नहीं बिल्कुल। दूसरी यही एक कारण है, केजरीवाल को भी थोड़ा बहुत भय है, इसीलिए वो जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए बिल्कुल बड़ा जो है बड़ी तत्परता वो एकदम से उन्होंने दिखाई जी, वरना तो वो पिछले 10 साल से कहां घूम बिल्कुल सही कहा। और अभी हरियाणा के भी बहुत से जाट नेता वहां गए हैं और वो केजरीवाल जी से मिले भी हैं इस मामले में जी, तो वो एकदम से जाटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई मैं हरियाणा का लाला जी हूँ, केजरीवाल जी भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर अपनी जो तिकड़म होगी वो चलेंगे, किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में वो दिल्ली की सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते। उसका कारण भी ये कि भले ही पंजाब में आपकी सरकार हो, जिस दिन दिल्ली से सत्ता चली गई ना उस दिन फिर आम आदमी पार्टी का भी बंटाधार होना
शुरू हो जाएगा। प्रद्युमन भाई एक चीज और जोड़ लीजिए जी, जैसा कि आपने कहा कि केजरीवाल ने जाटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए जी, कहीं न कहीं इससे कमजोरी झलकती है। दूसरा एक चीज और ले लीजिए, जी, पिछली बार इन्होंने मौलवियों की तनख्वाह शुरू की जी, और इस बार इन्होंने जो ग्रंथी हैं और पुजारी हैं मंदिर के जी, उनकी तनख्वाह का भी ऐलान किया। जी, अगर इन्होंने तनख्वाह करनी थी जिस वक्त मौलवियों की उस वक्त इनकी करते तो समझ में आता। अब जाके इनकी तरफ इन्होंने पासा फेंका है जी। तो कहीं ना कहीं डर उनको भी सता रहा है इस बार। देखो, निश्चित रूप से केजरीवाल जी ये तो है नहीं कि बिल्कुल शोर हैं, दिखाई दे रहे हैं कि हमारी एक तरफा सरकार आएगी जी। इस बार पूरे हर शाम दाम दंड भेद हर घोड़े राजनीतिक आदमी जो दौड़ाता वो दौड़ाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन तक भी दिल्ली में केजरीवाल अप हैं जी। भले ही उनकी 63 या 67 सीटें ना आए, उससे नीचे रहें, लेकिन राज बनाने के नजदीक केजरीवाल हैं। अब अगले जो 10-12 दिन हैं उसमें किस तरह की क्या सिस्टम बैठता है, फिर आखिरी के जो 10 दिन बचेंगे उनमें जब बड़े बड़े नेता रैलियां करेंगे उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। वहां जाटों को रिझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वहां जाटों को रिझाने कोशिश कांग्रेस भी कर रही है जी। वहां जो है आम आदमी पार्टी ने तो अपने सारे पत्ते खोल ही दिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जाट जो हैं, क्योंकि जो दिल्ली देहात की जितनी सीटें हैं जो परवेश वर्मा को आगे किया गया है उनमें कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है। परवेश वर्मा है, किरण चौधरी को भी वहां बड़ा बूस्ट दिया है, हरियाणा से आती हैं। तो कहीं ना अच्छा हरियाणा के कई जो जाट मंत्री जो पिछली सरकार में थे उनकी भी, चाहे वो जेपी दलाल हों, उनको भी लगातार वहीं बैठा रखा है, ड्यूटियां लगा रखी हैं, सबकी ड्यूटियां वहां लगा रखी हैं। तो पूरे प्रयास बीजेपी कर रही है, लेकिन वहां का जो चुनाव है ना वो ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गांव देहात ग्रामीण जो इलाका है उसमें जो रह रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको बिजली चाहिए, वो उन्होंने फ्री, पानी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। और मैं एक बात तो बड़ी तारीफ करता हूं केजरीवाल जी की इस मामले में, भले ही वो इस तरह के सिगुफे छोड़ते रहे कि कभी ग्रंथियों की कर दी, कभी कुछ कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी एक चीज के लिए तो उनकी बड़ी दाद देनी होगी कि वो अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं जी। वो अलग अलग विधानसभाओं में या कहीं भी जाते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि हमने जैसे स्कूल बनाए, जैसे कॉलेज बनाए, जैसे हमने हॉस्पिटल बनाए, जैसे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमने दी, उस पर आप वोट डालें। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक तारीफ का थोड़ा सा विरोधाभास नहीं है क्या जी? अगर आपको काम पर भरोसा है जी, अपने विकास पर भरोसा है जी, अगर आपने डिलीवर किया है उस पर भरोसा है, तो फिर आप धर्म का कार्ड क्यों खेलते हैं? क्यों आप ग्रंथी का जिक्र करते हैं? क्यों आप मौलवी की तनख्वाह बनाते हैं? क्यों आप पुजारी की? तो फिर आप धर्म के कार्ड पे क्यों आ गए हैं? कहीं न कहीं तो कमजोरी तो है ना। देखो, राजनीति में क्या है, कड़वी सच्चाई ये है कि जो नेता या जो पार्टी ज्यादा काम करती है उसको हरा देते हैं लोग जी। हरियाणा में हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा कि जिन जिन ने भी काम किए उनको सबको हरा दिया। तो राजनीतिक आदमी हर एफर्ट करता है जी। उनको ये पता है कि जो आदमी काम से नहीं देगा वो किसी न किसी दूसरे तरीके से देगा। क्योंकि वो चोरी देवीलाल वाली बात है, वे लोगों को जो है बहकाया जा सकता है लेकिन जो है इनको समझाया नहीं जा सकता जी। काम करने वालों को अगर जीतते काम करने वाले तो चौटाला साहब नरवाणा से नहीं हारते जी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से नहीं हारते, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से नहीं हारते, कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से नहीं हारते, जयप्रकाश दलाल लोहारू से नहीं हारते, काम ही तो इन्होंने किया। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं काम करने वाले तो कई बार हार भी जाते हैं जी। वहां एक और बड़ी इस बार एक इंटरेस्टिंग बात है जिस पर हो सकता है दर्शकों की भी निगाहें ना हो, वो मैं बताऊं। वहां पिछले काफी सालों से जब से केजरीवाल जी राज में थे ना तो एमसीडी है वहां, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम इस तरह से वहां एमसीडी है। उस एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था लगातार बीजेपी बनती रही। बिल्कुल। और केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि एमसीडी वाले काम नहीं करने देते क्योंकि वहां 3 अलग अलग पैटर्न है। बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। एक सरकार का पैटर्न ये है कि जो पुलिस है, गृह विभाग है, वो अमित शाह के पास, सेंटर के पास, वो यानी मोदी जी केंद्रीय जी। दूसरा राज्य सरकार जी। तीसरा फिर वहां एलजी के लीजिए, और चौथा फिर एमसीडी की एक अलग से सारा सिस्टम, उसका बजट, हर चीज। तो इस बार वहां एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी है। पहले ये क्या करते थे कि एमसीडी पे आरोप लगा देते थे। वही मैं कह रहा हूं कि पहले ये कह देते थे कि भाई हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन एमसीडी वाले नहीं करना चाहते। अच्छा, लोगों को क्या काम है?
लोगों को केजरीवाल से कितने के लोगों को काम है, जी। कितने के लोगों को सीएम से काम पड़ते हैं, बिल्कुल लोगों को तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव, लोकल जो एमसी पार्षद, उन्हीं से तो ज्यादा काम बिल्कुल है। सही बोला। और अब वो एमसीडी पर आम आदमी का कब्जा है। जी, ये जी। पहला ऐसा चुनाव है जब ये पता चलेगा वास्तव में कि केजरीवाल में कुछ करिश्मा है या वो केवल और केवल सर्कमस्टांसेस की राजनीति से आगे गए। जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर, बड़ा सवाल। और इसमें हमने चर्चा का जो केंद्र है, जो चर्चा में पहलू उठाए हैं, बिल्कुल उन पहलुओं को टच किया। आप देख लीजिए जो आने वाला नतीजा है उसमें यह पहलू बिल्कुल रहने वाले हैं। यह पहलू चुनाव के नतीजों को बिल्कुल प्रभावित करने वाले हैं, जिन विषयों को हमने उठाया है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया, आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।